नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का पहला चैप्टर जो गणित का है, अध्याय 1 संबंध एवं फलन। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलेशन एंड फंक्शन। क्या कहते हैं? रिलेशन एंड फंक्शन। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और पढ़ने का आनंद लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संबंध के सार कथन, मतलब क्रमित युग्म। क्या? क्रमित युग्म, ये पहला टॉपिक हमारा। और पहले देखेंगे क्रमित युग्म क्या होता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो देखते हैं, एक क्रमित युग्म प्रविष्टियों जिसके घटक एक विशेष क्रम में पाए जाते हैं, इसका एक युग्म है। यह विशेष क्रम दो घटकों के बीच अल्प विराम लगाकर कोष्ठक में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ए कामा बी ऐसे क्रम से लिखा जाता है। वो कैसे लिखा जाएगा अभी हम आपको बताते हैं। तो ठीक है, 1 मिनट इसे मिटा देते हैं। चलिए, तो इसे देख लेते हैं। क्रमित युग्म प्रतीकात्मक रूप में, यदि ए व बी दो समुच्चय हैं, तब इनके तत्वों के क्रमित युग्म को एक विशेष प्रकार के युग्म में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। यदि ये ए कामा बी समुच्चय के अवयव हैं किसी, तो ए बिलोंग करना चाहिए, ये वाला पहला ए बिलोंग करना चाहिए समुच्चय ए से, और दूसरा अवयव बिलोंग करना चाहिए समुच्चय बी से, जो कि क्रम से है। ए और बी क्रम से ही आता है, जानते होंगे। अगर यहाँ पर पहला अवयव बी होता तो दूसरा अवयव सी होना चाहिए, तभी ये क्रमित युग्म होगा। अगर सी है तो इसके बाद डी होना चाहिए, तभी ये क्रमित युग्म होता है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर एक है तो दूसरा अवयव 2 होना चाहिए, इसे ही क्रमित युग्म कहते हैं। कैसे? आइए उदाहरण में देखते हैं। क्रमित युग्म ए कामा बी में ए को प्रथम घटक तथा बी को द्वितीय घटक कहते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को क्रमित युग्म समझ आ गया होगा कि कोई भी किसी भी समुच्चय के अगर 2 अवयव हैं तो उसका, और क्रम से हैं तो उसका पहला अवयव प्रथम घटक और दूसरा अवयव द्वितीय घटक कहलाएगा, और दोनों क्रम से होने चाहिए, तभी वो क्रमित युग्म होंगे। अगर पहला अवयव 5 है तो दूसरा 6 होना चाहिए। इसी तरह से जितने भी अवयव रहेंगे वो सभी क्रमित युग्म कहलाएंगे। आइए आगे चलने से पहले कुछ विशेष देख लेते हैं। यदि ए कामा बी डज नॉट इक्वल ए कामा बी से, क्यों? क्योंकि ये एक समुच्चय है और ये समुच्चय के अवयव हैं। कैसे? आइए दिखाते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से यदि कोई एक समुच्चय है तो उसके ये मंझले ब्रैकेट के अंदर के ये सभी अवयव हैं, और ये क्या है? ये मतलब पूरा एक समुच्चय है और ये किसी समुच्चय के अवयव हैं। तो इसीलिए ए कामा बी डज नॉट इक्वल मंझला कोष्ठक ए कामा बी नहीं हो सकता। और दूसरा पॉइंट क्या है? ए कामा बी डज नॉट इक्वल बी कामा ए, मतलब कि अगर आप एक कामा 2 है, किसी समुच्चय के अवयव 1 कामा 2 हैं और दूसरे के हैं 2 कामा 1, तो ये बराबर नहीं हो सकते। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर हम ए क्रॉस बी निकालें और बी क्रॉस ए निकालें तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। यही कहने का अर्थ है। तीसरा पॉइंट है, क्रमित युग्म में पहला व दूसरा घटक समान हो सकता है। क्या? समान हो सकता है। और तीसरा क्या कहता है? 2 क्रमित युग्म बराबर कहलाते हैं यदि उनका पहला तथा दूसरा घटक भी बराबर हो, तभी 2 क्रमित युग्म बराबर कहलाएंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। क्या? 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो अब अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी सभी वीडियो आप सभी तक तुरंत पहुंचे। तो आशा करते हैं कि आप सभी वीडियो पसंद आ रही होगी और इस चैनल को ज्वाइन करते रहिए। तो आइए देखते हैं 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तत्वों के सभी क्रमित युग्म ए कामा बी, जिसमें ए बिलोंग करना चाहिए ए से, कैपिटल ए से, और बी बिलोंग करना चाहिए समुच्चय बी के समुच्चयों को 2 समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणन कहते हैं। इसे ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं?
ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए आप लोग? दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन यानी कि तत्वों के सभी क्रमित युग्म, जैसे कि ए कामा बी, तो ए बिलोंग करना चाहिए कैपिटल ए से, जो कि ये है। अगर यहाँ एक होता तो एक बिलोंग करना चाहिए ए से और दो बिलोंग करना चाहिए बी से। इसके समुच्चयों को दो समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणन कहते हैं। आइए उदाहरण से देख लेते हैं। तो चलिए पहले प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं। ए क्रॉस बी, यह समुच्चयों का कार्तीय गुणन है। तो ए क्रॉस बी बराबर महिला कोष्ठक ए कामा बी सच डैट ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग करना चाहिए बी से। ठीक इसी प्रकार से बी क्रॉस अगर ए है तो ये बी कामा ए हो जाएगा, तो बी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल बी से और ए बिलोंग करना चाहिए ए से। तो ये दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनखंड है। उदाहरण, आइए उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण से, एक मिनट इसको मिटा दें। साफ कर देते हैं। क्या, एक सेकेंड। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करिए। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अब आइए उदाहरण से समझते हैं। माना ए के कोई ए समुच्चय है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 हैं, एवं बी कोई समुच्चय है जिसके अवयव ए, बी, सी हैं। तो हम दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन निकालेंगे तो ए क्रॉस बी करेंगे। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो पहले समुच्चय के पहले अवयव से दूसरे समुच्चय के सभी अवयव को गुणा करेंगे। तो पहले समुच्चय के 1 है, पहले समुच्चय का पहला अवयव 1 है, तो 1 का गुणा ए से करेंगे तो 1 कामा ए, फिर 1 का गुणा बी से करेंगे तो 1 कामा बी, फिर 1 का गुणा सी से करेंगे 1 कामा सी। इसी प्रकार 2 का गुणा बी से ए से करेंगे तो 2 कामा ए, फिर 2 का गुणा बी से करेंगे 2 कामा बी, फिर 2 का गुणा सी से करेंगे 2 कामा सी। इसी प्रकार 3 का गुणा ए से करेंगे 3 कामा ए, 3 का गुणा बी से करेंगे 3 कामा बी और 3 का गुणा सी से करेंगे 3 कामा सी। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ये सभी अवयव समुच्चय ए के हैं, मतलब ए क्रॉस बी का कार्तीय गुणन है। और इसी प्रकार अगर बी क्रॉस ए निकालें तो क्या करेंगे? अगर यहाँ पर पहले बी है तो पहले बी के अवयव से करना होगा गुणा। अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो पहले बी के अवयव देखने हैं। तो बी समुच्चय, ये हमारा समुच्चय बी है, इसके अवयव ए कामा बी कामा सी हैं। तो बी क्रॉस ए निकालना है तो पहले बी के पहले अवयव से ए के सभी अवयव में गुणा करेंगे। तो बी के पहला अवयव ए है तो ए कामा 1, ए कामा 2 और ए कामा 3 हो गया। अब इसी तरह बी के दूसरे अवयव से समुच्चय बी के दूसरे अवयव से समुच्चय के सभी अवयव में गुणा करेंगे। तो बी कामा 1, बी कामा 2, बी कामा 3। इसी तरह सी से करेंगे तो सी कामा 1, सी कामा 2 और सी कामा 3। तो ये देखिए आप लोग कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस बी निकालेंगे और बी क्रॉस ए निकालेंगे तो उसमें के उस समुच्चय के कोई भी अवयव समान नहीं होंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को कार्तीय गुणन समझ में आया होगा। यानी कि अगर कोई दो समुच्चय दिए उनका कार्तीय गुणन कहता है तो जो गुणा में पहले रहेगा उसके पहले अवयव से उसके सभी अवयव से दूसरे वाले समुच्चय के सभी अवयव में गुणा करेंगे और उसको मतलब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट बंद करके लिख देंगे। वही हमारा दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन होगा। आइए अब आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ विशेष देख लेते हैं। तो देखेंगे क्या, ए क्रॉस बी बराबर फाई, तो ए बराबर फाई या बी बराबर फाई लिख सकते हैं। समझ गए? मतलब कि अगर ए क्रॉस बी है और बी बराबर फाई है तो ए बराबर और बी बराबर फाई लिख सकते हैं। यही हमारा कहने का मतलब था। और दूसरा है, यदि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल फाई के बराबर नहीं है, यदि और केवल यदि,
तो ए और बी भी फाई के बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस बी फाई के बराबर तो ए फाई और बी फाई हो सकता है, लेकिन ए क्रॉस बी फाई के बराबर नहीं है तो ए भी फाई के बराबर नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है, अगर ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया था ना। चलिए ठीक है। और उसके बाद तीसरा है, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, तो ए बराबर बी। यानी कि अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं आप और बी क्रॉस ए भी निकाले और दोनों समुच्चय के अवयव बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए के समुच्चय और बी के समुच्चय समान हैं। मतलब अगर ए में 1 2 3 अवयव हैं तो बी में भी यही अवयव होंगे, 1, 2, 3, तभी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए समान होंगे। आखिरी पॉइंट है, यदि ए या बी एक अनंत समुच्चय हो तब ए क्रॉस बी भी एक अनंत समुच्चय होगा। तो इसे आप लोग याद करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए अभी देखे थे हम लोग क्या, क्रमित युग्म देखे थे, अब क्रमित त्रिक देखेंगे। युग्म मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? युग्म मतलब जोड़ा होता है। क्या होता है? जोड़ा। तो वही हम लोग बता रहे थे भी कि ए कामा बी हो या 1, 2 हो या 2, 3, 3, 4 या बी, सी, ये सब एक जोड़े के रूप में है। तो अब यहाँ देखेंगे क्रमित त्रिक। क्रमित त्रिक मतलब 1, 2, 3 या 2, 3, 4 या ए बी, सी। तो आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। यदि ए बी, सी 3 समुच्चय हैं तथा इनके तत्वों के क्रमित त्रिक एक त्रिक ए बी, सी और ए बिलोंग टू करे ए से और बी बिलोंग करे समुच्चय बी से, सी बिलोंग करे कैपिटल सी से, तो ये क्रमित त्रिक होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं प्रतीकात्मक रूप में। ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए बी, सी। तो ए बिलोंग करेगा ए से, बी बिलोंग करेगा बी से और सी बिलोंग करेगा सी से। समझ गए आप लोग? तो आइए और समझाते हैं उदाहरण से। हम देखिए, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर 1, 2, 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर ए बिलोंग करेगा 1 से, बी बिलोंग करेगा 2 से और सी बिलोंग करेगा 3 से। यही क्रमित त्रिक है। क्रमित त्रिक मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी भी समुच्चय के 3 अवयव हों और अंदर क्रम से होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये ए बी सी क्रम से हैं, 1 2 3 क्रम से रहेगा, 4 5 6 क्रम से रहेगा। तो ये सभी क्रमित त्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रमित त्रिक कहलाते हैं। आइए अभी तक हम लोग 3 डिफिनीशन देख चुके हैं। अब चौथा क्या देखेंगे? कार्तीय गुणन में तत्वों की संख्या। मतलब ए क्रॉस बी में कितने अगर अवयव हैं तो उसकी संख्या कितनी होगी। तो माना ए तथा बी 2 परिमित समुच्चय हैं। परिमित मतलब निश्चित, मतलब कि उनके अवयवों को गिना जा सके। तो ए तथा बी 2 परिमित समुच्चय हैं जो क्रमशः पी एवं क्यू तत्व रखते हैं। पी एवं क्यू तत्व ए तथा बी 2 परिमित समुच्चय हैं जिनके अवयव पी तथा क्यू हैं। अर्थात समुच्चय ए बराबर पी और समुच्चय बी के अवयव है क्यू है। तो ए क्रॉस बी में पी क्यू तत्व होंगे। मतलब कि एन, अगर एन ए क्रॉस बी बराबर एन ए इंटू एन बी अर्थात पी क्यू। तो कैसे होगा ये मुझे पता नहीं, समझे? आइए समझाते हैं। चलिए देखिए, माना ए बराबर ए के अवयव समुच्चय के अवयव 1 है और समुच्चय बी के 1 मिनट और ज़्यादा ले लेना। थोड़ा ज़्यादा ले ले। ए में अवयव हैं 1, 2, 3 और बी में अवयव हैं 2, 3, 4, 5, 6। तो अब इसका ए क्रॉस बी यानी कि 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन निकालेंगे तो इसमें टोटल कितने अवयव बनेंगे, तो यही कहना चाहते थे। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इसमें बनेंगे, उसमें क्या लिखा था? ए के अवयव क्यों हो और बी के पी, मतलब ए के पी और बी के क्यों, तो दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो इसमें टोटल करिए कितने अवयव हैं? 1 2 3, 3 अवयव इसमें हैं और इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 अवयव इसमें और 3 इसमें, तो 5 × 3 बराबर 15। तो यानी कि इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो टोटल कितने अवयव होंगे?
15 अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे? 15। यही यहाँ पर समझाना चाहते थे। ये देखिए यहाँ पर यही बताया जा रहा था कि अगर समुच्चय ए के अवयव p हैं और समुच्चय b के अवयव q हैं तो a क्रॉस b निकालेंगे तो उसके टोटल अवयव p q होंगे। यानी कि अगर समुच्चय ए के अवयव 2 हैं और मतलब समुच्चय ए में 2 अवयव हैं और समुच्चय बी में 3 अवयव हैं तो ए क्रॉस बी मतलब 2 समुच्चयों के घातीय गुणन में 6 अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे? 6 अवयव होंगे। आइए अब संबंध का प्रांत, परिसर और सहप्रांत देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? प्रांत देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रांत देखेंगे। तो प्रांत की परिभाषा क्या होती है? संबंध का प्रांत, माना संबंध R ए से बी में परिभाषित है, तब R का प्रांत उन सभी तत्वों जो ए बिलोंग करे कैपिटल ए से तो इसका समुच्चय है, जिनके लिए ए कामा बी बिलोंग टू R। इसे डोमेन R से प्रदर्शित करते हैं। समझे तो आइए, नहीं समझे तो आइए दिखाते हैं प्रतीकात्मक रूप में। प्रांत मानिए कोई R ये संबंध है, समुच्चय इसके तो ए बिलोंग करेगा ए से सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू R। कैसे होगा प्रांत? देखिए अगर 2 समुच्चय हैं, समुच्चय ए बराबर ए कामा बी कामा सी और समुच्चय बी बराबर 1 कामा 2, तो समुच्चय ए के जो सभी अवयव होंगे वो प्रांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रांत। या अगर इनका कार्तीय गुणन निकाले तो क्या निकलेगा? ए कामा 1 ए कामा 2, फिर बी कामा 1 बी कामा 2 बी कामा 2, उसके बाद सी कामा 1 और सी कामा 2। तो इसमें तो ए के सभी अवयव होंगे तो इसमें पहले में कितने हैं? ये है पहला, ये और ये। तो किसी भी अवयव अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो नहीं लेंगे, तो 2 बार ए है तो ए 1 बार ले लेंगे, बी ले लेंगे और सी। कहने का मतलब कि बाद में मिला क्या? यही ए बी सी। तो अगर कोई 2 समुच्चय हैं तो समुच्चय ए के मतलब पहले समुच्चय के जो सभी अवयव होंगे वो सभी